हम लोग जो पहला पाठ प्रारंभ किए थे भारत का संवैधानिक विकास, आज पहला पाठ कंप्लीट हो जाएंगे। हम लोग पिछले क्लास में देखे, आप लिखते हुए हमें मदद करेंगे जिससे हम देखें आपको याद है कि नहीं। आप लोग देखें, सबसे पहले अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नेतृत्व नियंत्रण टाइट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया। इसके बाद आप सभी को बताए थे, पिछले क्लास में आपने लिखा कि इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। और जल्दी से फिर से लिख दीजिए पिट्स इंडिया एक्ट का डेट कब था, जल्दी से लिख दीजिए पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, जल्दी से डेट लिखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम लोग देखे इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया और तब हम लोगों ने देखा कि चार्टर एक्ट आया। 1793 का चार्टर, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर और 1853 का चार्टर। अंतिम चार्टर एक्ट 1853 था। और यहां से लेके यहां तक की बात आपको समझाए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन चल रहा था। इसके बाद हम लोग देखे थे कि यहाँ पहली बार ब्रिटेन की महारानी को भारत का साम्राज्य घोषित किया गया और भारत में इंग्लैंड का प्रत्यक्ष नियंत्रण 1858 के अधिनियम के द्वारा हो गया। 1858 के अधिनियम में एक प्रावधान किया गया कि जो पहले से चले आ रहे थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये सभी समाप्त हो गए और एक पद बनाया गया 1858 में भारत सचिव। और भारत सचिव के नेतृत्व में ही मुख्य रूप से ये सिस्टम चला। और चूंकि इंग्लैंड का प्रत्यक्ष नियंत्रण था तो यहाँ भारत में जो होंगे वो इंग्लैंड के महारानी के यहाँ पे नेतृत्वकर्ता प्रतिनिधि होंगे और उस प्रतिनिधि को भारत के गवर्नर जनरल से वायसराय कहा जाने लगा। और हम लोग फिर देखे कि इसके बाद बहुत जल्द ही 1861 का अधिनियम आया और 1861 के अधिनियम में आपको बताए थे पहली बार भारतीयों को यहाँ पे शामिल करने की बात की गई कि भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। तब हम लोग देखे थे 1892 का अधिनियम, जिसमें हम लोग देखे कि भारतीयों को अब बजट जैसे विषय पर चर्चा करना, प्रश्नों के उत्तर में भाग लेना, कई अधिकार दिए गए। यहाँ पे अब धीरे धीरे सबसे पहली बार 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया और आपको बताए थे कि 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम में फूट डालना और एक नया चीज नाम बताए थे पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचन में हमने बताया था कि 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम से एक प्रावधान किया गया कि मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन होगा। इस समय ईसाई सिख शामिल नहीं है, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन होगा। और मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पे हम लोग देखे कि कई विधान परिषद जो हमारे चल रहे थे, राज्य हो या केंद्रीय विधान परिषद हो, सीट काफी बढ़ा दिए गए थे। इसके बाद हम लोग देखे 1909 के बाद 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में हम लोग देखे कि पृथक निर्वाचन के इस दायरे को काफी बढ़ा दिया गया। इसमें पूरे सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के साथ साथ सिख हैं, ईसाई हैं, एंग्लो इंडियन हैं, सभी को शामिल कर दिया गया था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का सबसे मेन उद्देश्य रहा प्रांतों में द्वैध शासन लगाना। इस समय प्रांत में द्वैध शासन लगा दिया गया और हमने पिछले क्लास में समझाया था द्वैध का अर्थ था विषय को, प्रांत के विषय को दो भागों में बांट दिया गया, स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय। आरक्षित विषय पर केवल प्रांत के जो गवर्नर होते थे वो अपने कार्यकारिणी परिषद के साथ निर्णय लेते थे, जबकि स्थानांतरित विषय जो होते थे उसको प्रांत के विधान परिषद के अनुसार से बैठक में पारित होते थे और उसके आधार पर गवर्नर डिसीजन लेते थे। और विषय को दो भागों में बंट जाना, इसी को द्वैध के नाम से जानते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएंगे, प्रांत में द्वैध शासन कब लगाए गए, तो आप आंसर दोगे 1919 के अधिनियम के द्वारा। 19 के अधिनियम हम लोग डिटेल देख चुके थे। इसी क्रम में हम लोग ये सुने कि हर 10 साल पे कानून आना था। 9 में मॉर्ले मिंटो आया, 19 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया, अगला कानून 29 में आना था। भारत में नए कानून के निर्धारण के लिए 1927 में साइमन कमीशन की गठन की गई और चूंकि साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे और इसी कारण से इसका साइमन कमीशन का काफी विरोध हुआ, श्वेत कमीशन कहा गया। 28 में हम लोग सुने थे लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में अंग्रेजों ने लाठीचार्ज से उनको मरवा दिया। 29 में जब साइमन कमीशन लंदन में रिपोर्ट दिया कि भारत में ऐसा कानून आना चाहिए, बहुत लंबे चौड़े कानून की बात हुई, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को भी लगा कि अगर हम भारतीयों से राय सलाह नहीं करेंगे और साइमन कमीशन के रिपोर्ट को हूबहू लागू करेंगे तो वहां हल्ला हंगामा ज्यादा होगा। उससे बढ़िया है भारतीय जितने भी नेता हैं अलग अलग पार्टी के, सभी पार्टी के एक एक रिप्रेजेंटेटिव को हम लंदन बुला ले और यहीं पे सबका एक कॉन्फ्रेंस हो जाए और इस सम्मेलन में इन नेताओं के द्वारा मान ले हमारा साइमन कमीशन रिपोर्ट बनाया है तो इसमें कहीं सुधार की आवश्यकता होगी, कोई कमी होगी, कोई वृद्धि होगी, तो सभी के चर्चाओं से हम जो निष्कर्ष निकालेंगे उसको लागू कर देंगे। और इसके लिए 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। इसी समय गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे, ये गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए और कांग्रेस से कोई जब भाग नहीं लिए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, बाकी सभी पार्टी से लोग गए थे।
लेकिन कांग्रेस मेन है, गांधी जी मेन है। ये उसी तरह की बात हो गई थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन कि चापाकल तो पूरा धस गया, हैंडल नहीं है, हैंडल गायब, घर में टंकी सब बैठा लिए, मोटर ही नहीं, और इसीलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन फेल हो गए। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुए। गांधी जी की अधिकांश बातें गांधी और इरविन समझौता से मान लिया गया और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से लंदन गए। लेकिन उन्हें एक बात से गहरी आपत्ति थी, अंग्रेजों के फूट डालने वाली बात 1909 में ही चल रहा था, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। 1919 में इन लोग मुस्लिम के साथ साथ सिख और ईसाई को भी यहां पे शामिल कर दिए और गांधी जी इससे दुखी थे क्योंकि यहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री इसी पृथक निर्वाचन में पहले मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई और आगे के कानून में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करने जा रहे थे। दलित के लिए कुछ सीट आरक्षित होने वाले थे जहां केवल दलित खड़ा होंगे और केवल दलित वोट देंगे। गांधी जी इसी से खिलाफ थे कि दलित खड़ा हो, वोट सबको ही दे, आरक्षित सीट हो, आरक्षित सीट हो, न कि ऐसा हो पृथक निर्वाचन न हो। आरक्षित का मतलब सीट रिजर्व होगा जहां एक खास जाति समुदाय के लोग खड़े होंगे और सभी लोग मिलकर वोट देंगे, इसको आरक्षित कहते हैं। और पृथक निर्वाचन का मतलब है केवल उसी जाति के लोग खड़ा होंगे और केवल उसी जाति के लोग उसमें वोट देंगे, इसको पृथक निर्वाचन कहते हैं। अब इसमें हम लोग ध्यान दें, अब एक गोलमेज सम्मेलन द्वितीय भी जब विफल हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, सभी गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही चल रहे थे। अब इसमें हम लोग ध्यान दें, वहीं पे अलग अलग जगह जो हिस्ट्री में डिटेल आपका किया हुआ है, गोलमेज सम्मेलन की बात हिस्ट्री में होगी, अभी हम लोग पॉलिटी चल रहा है, उसके लिए हम लोग भूमिका को मूल तैयार कर रहे हैं। 32 के गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए और भीमराव अंबेडकर हम लोग सुने थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए और अंततः उन्होंने घोषणा करवा लिया दलितों के लिए पृथक निर्वाचन होगा। और इसी के खिलाफ जैसे ही 32 में घोषणा हुआ, गांधी जी पूना के जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए और पूना पैक्ट में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ और यह समझौता पर भीमराव अंबेडकर भी तैयार हो गए कि दलितों के लिए सीट आरक्षित बढ़ा दिया जाए लेकिन वोट सभी लोग देंगे, दलितों को पृथक निर्वाचन में अंततः शामिल नहीं किया गया। और इन सभी बैठक में जो डिसीजन हुआ, निर्णय हुआ, सभी लोग जो गए, इन सभी के आधार पर भारत के तत्कालीन स्थिति को देखते हुए एक भारत के लिए नया अधिनियम आया, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा संविधान भी जब बनेगा तो वहां अधिकांश बातें इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए जाए। हमारे संविधान में अगर सबसे ज्यादा कहीं से कोई चीज लिया गया है तो ये वही है, 1935 के भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम को आप इसी से समझ सकते हैं कि आज तक भारत में जो भी अधिनियम बने उसमें सबसे बड़ा अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम रहा। ये सबसे बड़ा था, इसमें 321 धारा का प्रावधान किया गया। अब आप इसकी व्यापकता समझ सकते हो कि भारत के लिए ऐसा कानून आ रहा है जिसमें 321 धारा है। ये भारत के लिए ऐसा कानून आ रहा है जिसमें अलग अलग भाग में बांटते हुए 10 अनुसूची रखा गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में 10 अनुसूची है, 331 धारा है और यही सभी अनुसूची हमारे संविधान में जो बनेगा लगभग चीज कंटिन्यू हो जाएगा। तो अभी तो हम लोग केवल इसके जो मूलभूत विशेषता है उनको सुनने का काम करेंगे। तो देखिए, इसमें पहली बार सत्ता के विकेंद्रीकरण को बल दिया गया। पहले एक ही चीज चल रहा था, सत्ता का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। शासन दो प्रकार के होते हैं, एक शासन को एकात्मक कहते हैं और दूसरे शासन को संघात्मक कहते हैं। एकात्मक का मतलब होता है एक जगह से शासन चलाना और संघात्मक का मतलब होता है कि एक जगह से तो चलेगा ही, निचले स्तर पर भी प्रांतों को भी अधिकार होगा, कई चीज प्रांत को भी अपना दिया जाएगा। अब सोचो, इंग्लैंड में एकात्मक व्यवस्था है और वही इंग्लैंड भारत में जब शासन कर रहा है तो अलग अलग रियासत, अलग अलग राज्य की स्थिति को देखते हुए वही अंग्रेज भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को 1935 में अपनाता है। वो अंग्रेज कह रहा है कि भारत में जो राज्य है, जो रियासत है, ये भी एक इकाई है, हमारा यूनिट है और इन सभी को हम स्वायत्तता प्रदान करेंगे, इनको फुल पावर देंगे। हमारा वायसराय अलग सिस्टम होगा, लेकिन अब जो राज्य है, 35 के अधिनियम में कहा गया कि राज्य का मतलब प्रांत है, यहां द्वैत शासन नहीं होगा, द्वैत शासन नहीं होगा, प्रांतों में द्वैत शासन हटा दिया गया। यानी कोई अब आरक्षित विषय नहीं होंगे, हर विषय पर जो हमारा प्रांतीय विधान परिषद है जिसमें लोग चुनाव करके आते हैं, ये लोग चर्चा करके पारित करेंगे। इसी का एक हेड होगा राज्य में और उस राज्य के हेड को प्रधानमंत्री कहा जाएगा। राज्य का हेड प्रधानमंत्री होगा और जो प्रधानमंत्री होगा वो अपने मंत्रिमंडल में जिन लोग को बनाएगा, इसकी सलाह से किसी भी चीज को पारित करेगा और ये जो पारित करेगा
इसको डायरेक्ट गवर्नर मानेगा, गवर्नर इनके सलाह से चलेगा। यानी 35 के अधिनियम में देखो अब कितना पावर दिया जा रहा है। राज्य में प्रधानमंत्री होंगे और वो प्रधानमंत्री भारतीयों से ही चुन करके आएंगे और इन लोग किसी भी विषय पर जो पास करेंगे गवर्नर को मानेगा और उसी चीज को गवर्नर सीधे वायसराय को भेजेगा, वायसराय से फिर हस्ताक्षर होकर लागू होगा और कोई विषय का अलग अलग डिवीजन नहीं होगा। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है कि प्रांतों में द्वैत शासन लगा कब, तो 1919 के अधिनियम से, और प्रांतों में द्वैत शासन हटा कब, 1935 के अधिनियम से। केंद्र में जो देख रहे हो यहां पे द्वैत शासन लगा दिया गया, प्रांतों से द्वैत शासन हटा के केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया 35 के अधिनियम में कि प्रांत स्वतंत्र होंगे और केंद्र के विषय को दो भागों में बांट दिया गया, एक फिर वही स्थानांतरित विषय और एक फिर वही आरक्षित विषय। केंद्रीय विषय का दो भाग में बंटवारा हो गया, प्रांतों में एक अलग हो गया और इसके लिए 1937 में चुनाव हुआ। इसी चुनाव से 37 में प्रधानमंत्री चुने गए। बिहार के अलग अलग 11 प्रांत के, हम लोग बताए थे अंग्रेजों के समय में 11 प्रांत और कई रियासत चल रहे थे। अंग्रेजों की कोशिश वही थी कि जैसे रियासत में राजा डिसीजन लेते हैं, प्रांतों में प्रधानमंत्री डिसीजन लें। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जल्दी बताओ बिहार के पहला प्रधानमंत्री कौन थे? बोलो बिहार के पहला प्रधानमंत्री कौन बने? जल्दी आंसर दीजिए। मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री। और जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो 1937 का बात सोचना, 35 के अधिनियम से जब प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। वेरी गुड, बहुत सुंदर सुधीर जी, बहुत बढ़िया बनाया, आंसर दिए हैं। मोहम्मद यूसुफ खान, वेरी गुड, यूसुफ खान पहला प्रधानमंत्री बने, ये बिल्कुल सही जवाब आपका है। और 37 में बने हैं। शुरुआत में तो कृष्ण सिंह को ही ज्यादा बहुमत आया था, फिर लेकिन वो सोचे पता नहीं अंग्रेज क्या क्या किया है, वो नहीं बने। बाद में यूसुफ खान को देखे कि ठीक चला रहा है तो वो अपना फिर दावा ठोके, फिर वही बने। लेकिन ज्यादा दिन नहीं चला, उसी बीच 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होगी और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो भी लोग चुन करके आए थे सभी ने रिजाइन दे दिया कि अब तुम भारत छोड़ो। अब हम लोग भारत छोड़ो की बात 1942 से करेंगे, नया सिस्टम बन जाएगा। तो 35 के अधिनियम में सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन आपको याद हो गया कि प्रांतों में द्वैत शासन हटा दिया गया। द्वैत का अर्थ भी आप समझ गए कि अब कोई आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय प्रांत में नहीं रहा। गवर्नर मंत्रिमंडल की बात मानने के लिए विवश रहा। केंद्र में विषय को दो भागों में बांटा गया और केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। दूसरा नंबर अब सबसे इंपॉर्टेंट है, 35 के अधिनियम से ही किसी भी विषय को स्पष्ट रूप में 3 भागों में बांटा गया। 19 में भी था लेकिन इतना क्लियर कट नहीं था। 35 में ये कहा गया कि 59 ऐसे विषय होंगे जो संघ सूची में होंगे। इस पर केवल वायसराय कानून बनाएंगे, राज्य को इस पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं होगा। राज्य के लिए अलग से राज्य सूची बने और राज्य सूची में 54 ऐसे विषय को दिए गए जिसमें 54 विषय में कहा गया कि राज्य इस पर अपना कानून बनाएगा। और फिर इसी में 36 ऐसे विषय दिए गए जो समवर्ती सूची में रखा गया। और समवर्ती का मतलब था कि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, परंतु जहां पे कानून में विवाद होगा तो वो केंद्र वाला ही मान्य होगा। और इस प्रकार यहां पे पहली बार 35 में यह स्वीकार किया गया कि भारत में संघात्मक व्यवस्था होगा, राज्य को भी पावर दिया जाएगा। अब जैसे देखो नीतीश जी है, मान लो शराब राज्य सूची में है, नीतीश जी कहेंगे बिहार में शराब नहीं पीना है, इनका मामला है, ये कानून बनाएंगे। इसमें ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी कहेंगे कि इससे हमारे शराब वाले को मालिक को घाटा हो रहा है इसलिए हम ऑर्डर देते हैं आप पीना चालू कर। विषय बटा हुआ है। तुम ही बताओ ना, तुम्हारे घर में रेंटर आया है तो विषय बटा हुआ है, तुम्हारा मकान 1 तल्ला होगा, 2 तल्ला होगा, कितना तल्ला होगा, ये किराएदार तो काम नहीं लगाएगा। हाँ, अब किराएदार के रूम में कौन कैलेंडर कहां रहेगा इसमें मकान मालिक तो कुछ नहीं करेगा। अब वो कहेगा कि कैलेंडर हम इस दीवार में लगाएंगे तो लगाएगा, फ्रिज हम यहां रखेंगे तो रखेगा। यही चीज विषयों का बंटवारा है। संघ सूची में हम लोग एकदम स्पेशली विषय बना दिए। विदेशी मामला है, मुद्रा है, कई चीज, ये फिक्स है कि सिर्फ राज्य सरकार नहीं बनाएंगे। मोदी जी कहेंगे कि अब 1000 नोट नहीं चलेगा तो ऐसा नहीं कि कोई मुख्यमंत्री कहेंगे कि मेरे राज्य में चलेगा, ये उनके विषय ही नहीं। और यही चीज विषयों का स्पष्ट बंटवारा 35 के अधिनियम में। भारत में संघात्मक व्यवस्था होगा 35 के अधिनियम में। 35 के अधिनियम में फिक्स किया गया कि प्रांतों में द्वैत व्यवस्था नहीं होगा, केंद्र में द्वैत शासन होगा। ये 35 के अधिनियम में है। तो अब तो आप समझ रहे होंगे कि कितना बेजोड़ के 35 का अधिनियम चल रहा है। 35 के अधिनियम से ही आप सभी लोग जानते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। जल्दी सब लोग डेट बताओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? जल्दी से डेट बताइए, देखिए कितने बच्चे सही करते हो। जल्दी डेट बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 35 बिल्कुल सही जवाब है। 35 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में हुआ कि सभी बैंकों का एक हेड होगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई।
इसी अधिनियम से राज्य सेवा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। जैसे केंद्र लोक सेवा आयोग था, उसी प्रकार हुआ कि राज्य में जो सेवा प्रदान करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। इस समय मताधिकार काफी बढ़ा दिए गए। कई व्यक्ति अब वोट दे सकते थे, जो पहले केवल कुल आबादी का 1% था। 35 के अधिनियम में 10% लगभग लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होगी। देखिए धीरे धीरे काफी छूट दिए गए। 11 राज्य जो चल रहे थे, इसमें 11 राज्य में चूंकि राज्यों को ही अब सब चीज करना था, राज्य को ही आपको याद है प्रधानमंत्री चुनना था, और 11 राज्य में से 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या है। राज्य में भी अब चूंकि निर्णय बढ़िया से लेना था, तो 2 प्रकार के सदन बनाए गए। एक सदन था जहां लोग डायरेक्ट पब्लिक से चुन के आएंगे, और दूसरा था कि जहां अंग्रेज मनोनीत करेंगे, भारतीय ही रहेंगे, और किसी भी विषय को यहां के बाद यहां से पास होकर तब गवर्नर के पास जाना था। तो उससे फायदा क्या हो गया कि कोई विषय वस्तु ज्यादा बढ़िया से लोगों से गुजरेगा, और इसी का नाम पड़ा, जहां पब्लिक चुन रहे थे, विधानसभा। जहां मनोनीत ज्यादा हो रहे थे वो है विधान परिषद। और विधानसभा और विधान परिषद बिहार, बंगाल, मद्रास, बंबई, असम, संयुक्त प्रांत, ये 6 जगहों पर मेन लागू हो गया। ये 6 जगह द्विसदनीय कहां कहां हो गया? बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, मद्रास में हुआ, मुंबई में हुआ, जहां जहां मेन ज्यादा जरूरी लग रहा था, असम में हुआ, और एक संयुक्त प्रांत में हुआ। संयुक्त प्रांत का मतलब उत्तर प्रदेश समझना। ये 11 जगहों में 6 जगह ऐसे थे जहां द्विसदनीय व्यवस्था हो गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका रहा 1935 का अधिनियम, जिसको आप देखें। इसी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध मुख्य रूप से चालू हो गए थे, और द्वितीय विश्व युद्ध से आजादी की बात होने लगी। हम लोग संविधान निर्माण में सुनेंगे कैसे कैबिनेट मिशन आते हैं, क्रिप्स मिशन आते हैं, किस प्रकार संविधान सभा बनेगा, और दूसरा पार्ट में चलेगा। भारतीयों को अलग से कानून बनाने के लिए संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही किया गया। 1939 से 45 बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। भारतीयों में अब हम लोग जानते हैं, अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग किए कि हमसे अलग कर दो, कोई तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन इस समय लॉर्ड माउंटबेटन की बात है, माउंटबेटन योजना पर लोग तैयार हो गए कि भारत से पाकिस्तान अलग होगा। इसके लिए सीमा बनाने के लिए एक व्यक्ति अध्यक्ष हुए, जिनका नाम सभी लोग जानते हो, रेडक्लिफ। और रेडक्लिफ की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण तय हुआ, और इसीलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। और माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ही भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, और ब्रिटिश संसद तैयार हो गए कि भारत को अब हम आजादी दे देंगे। और इसी के लिए अंतिम कानून आया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिससे हम लोग को आजादी हुई, लॉर्ड माउंटबेटन के मुख्य रूप से सोच के कारण मिल पाया। और ये सभी लोग जानते हो, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को यह पारित हुआ। कभी कभी पूछा जाएगा कि बताओ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 4 जुलाई 1947। अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर होते हैं, ये 18 जुलाई 1947 को हस्ताक्षर होकर के ये अधिनियम बन के तैयार हो। और इसी के अंतर्गत आप सभी लोग जानते हैं कि अब जो वायसराय पद था, वायसराय का मतलब था इंग्लैंड के प्रतिनिधि। अब तो भारत आजाद हो रहा है, तो अब प्रतिनिधि नहीं होंगे, इसीलिए वायसराय पद को हटा के फिर से भारत के गवर्नर जनरल की बात होगी। और आप जानते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये सभी लोग जानते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन हुए। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। और इसी के अंतर्गत 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो ये तो था भारत का संवैधानिक विकास, जो कानून थे उन सभी को हमने आपको सुना दिया। अब बारी है क्वेश्चन का। फटाफट क्वेश्चन बनाएंगे, हम देखेंगे आप कितना अच्छा सही कर पाते हो। किसी भी लेसन के साथ टेस्ट साथ साथ चलेगा, ताकि आपको खूब बढ़िया फुल कंसेप्ट मिलते चला जाए। चलिए जल्दी से क्वेश्चन देखिए। आरआरबी भोपाल में पीसी में आ चुका क्वेश्चन है, देखना है कितने बच्चे इसको सही करते हो। जल्दी से क्वेश्चन देखिए। विभिन्न धार्मिक संप्रदाय, अलगाववादी प्रथा किसका लक्षण था? सब विभिन्न धर्मों को, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सबको अलग अलग रिप्रेजेंट करना, ये किसका लक्षण था? देखो, जो लड़के क्लास बढ़िया से सुने हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, खूब मजे में बनाओगे। और हम जैसा देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। केवल मुस्लिम लिखा रहता तो 1909 का मार्ले मिंटो होता,
विभिन्न धर्म लिख दिया है तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 होगा। और बिल्कुल 100% बच्चों का सही है। बहुत सुंदर, इसका मतलब है कि आप लोग क्लास में अच्छा ध्यान दे रहे हो। बहुत सुंदर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन आपको कहता है भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग, माने जितना भी कानून आया, सभी जो संवैधानिक प्रयोग है उसमें सबसे छोटा कौन था, माने सबसे कम समय के लिए, अल्पकाल के लिए कौन रहा? 19 का अधिनियम, 9 का अधिनियम, 84 का अधिनियम, 35 का अधिनियम। वेरी गुड, वाह जबरदस्त। अरे आप लोग तो कमाल मचा के रखे हो। बिल्कुल सही, पिट्स इंडिया एक्ट सबसे कम समय रहा, क्योंकि 84 में आया और 86 में इसका संशोधन आ गया, इसीलिए ये सबसे कम समय रहा। और जैसा हम देख पा रहे हैं, एक भी बच्चे गलत नहीं कर रहे हो। ये भी आरआरबी गोरखपुर में देखो पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला नंबर प्रश्न हम चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एकदम सही हो जाएगा। जल्दी से आप जरा ध्यान दीजिए। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का पहला प्रयास, भारतीयों को जोड़ने का पहला प्रयास कि भारतीय भी रहेंगे, किसके द्वारा हुआ? 61 के अधिनियम, 92 के अधिनियम, 9 के अधिनियम, 19 के अधिनियम। बढ़िया से सोचना, भारतीय भी शामिल होंगे, एक रिप्रेजेंटेशन निश्चित उनका होगा। ये किस अधिनियम से मिला? वाह जबरदस्त, मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं। आपको बताए थे 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में जल्दी जल्दी कानून आ गया, लेकिन इसके जस्ट बाद जो 1861 के कानून आया, ये पहली बार हुआ कि भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। और इसीलिए एक प्रतिनिधि की मेन बात 1861 के अधिनियम में था और अधिकांश बच्चे का सही, कुछ बच्चे गलत किए हैं। 1892 में वोटिंग वगैरह का सब अधिकार मिल गया, एक रिप्रेजेंटेशन की बात 1861 में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बहुत सुंदर बना रहे हैं आप लोग। एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ? ये तो आप लोग एकदम चटनी जैसा उड़ा दोगे। आप लोग जितना अच्छा प्रश्न बना दिए तो ये सब तो चटनी है आप लोग के लिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, प्रश्न पर जरा ध्यान दीजिए, देखिएगा, गंभीरता से सुनिएगा। ये आईएएस 1987 में आया है, पुराना होने के बाद ये इंटर लेवल के एग्जाम में आने की संभावना बढ़ती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या प्रावधान था, इसका सारांश क्या था? 1919 के अधिनियम का मेन क्या नेचर आप देख रहे थे? राज्यों को स्वायत्तता देना, प्रांतों में दोहरा शासन लगाना, हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग निर्वाचन करना, राज्यपाल को वीटो शक्ति देना। आंसर बी और सी में तो चेंज हो रहा है, ये भी कई बच्चे का ला रहे हैं। इसका मतलब क्लास में ध्यान कम दिए हैं, एकदम बढ़िया ढंग से बनाइए। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। आपको याद है हिंदू मुस्लिम को अलग करना तो 1909 में था, सी तो होने का बात ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम 1909 में ही हो चुके थे अलग, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। 1919 में मेन था प्रांतों में दोहरा शासन लगाना, 35 में प्रांत से हटके केंद्र में लगेगा। और इसीलिए जिन लोगों ने बी आंसर लगाया है, बिल्कुल सही जवाब। देखो गवानता है, कई बच्चे सी की ओर चल दिया था, गवाइए नहीं, एकदम होशो हवास में बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए देखिए जरा, क्वेश्चन एकदम उम्मीद है सही होगा। मुसलमानों के लिए अब अलग से सिस्टम लाया गया, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ये तो तुम लोग का सही हो जाएगा। वाह बहुत सुंदर, देखिए जबरदस्त, सभी बच्चे भाग लो, एकदम टनाटन बनाना है। वेरी गुड। मुस्लिमों के लिए अभी हम लोग सुने थे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में अलग किया गया, 19 में तो सभी धर्म को अलग कर दिया गया था, सिख ईसाई सब हो गए थे। वेरी गुड, 100% सही चल रहा है, आप लोग आज कमाल कर दिए हो, गर्दा उड़ा दिया एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बढ़िया से सोचना। 47 में जो सत्ता सौंपा गया, किसकी योजना पर सौंपा गया? डुरंट योजना, मार्ले मिंटो योजना, माउंटबेटन योजना, बेबल योजना? जल्दी से बता दो। 1947 में जो सत्ता सौंपा गया, किसकी योजना पर सौंपा गया? वाह कमाल है जी, एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं देख रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। सभी लोग को लॉर्ड माउंटबेटन भारत से पाकिस्तान अलग होंगे और इसी योजना पर सत्ता सौंपने की बात चली थी। और सी 100% सही है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हम लोग जरा ध्यान दें, देखिए कितने बच्चे सही कर रहे हैं। ये एसएससी में आ चुका क्वेश्चन है, 2012 में एसएससी में क्वेश्चन, कितने बच्चे सही करते हो? संघीय राज्यों का संघ होगा, प्रांत को भी बहुत ही सुंदर। और देखिए कई बच्चे एकदम बिल्कुल सही कर रहे हैं, सी लगातार लिख रहे हैं और सी बिल्कुल सही जवाब है। नियम में हम लोग देखे थे संघीय प्रणाली, प्रांत को भी कहा गया कि नहीं, इनको भी हम स्वायत्तता प्रदान करेंगे, स्वयं शासन हटा देंगे। बिल्कुल सही जवाब चल रहा है, बहुत सुंदर। बहुत खुशी हुई कि आप लोग बहुत अच्छा से क्लास को समझे हो। जल्दी से बताइए, किस अधिनियम की प्रमुख व्यवस्था विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांत को स्वायत्तता देना, अपना पावर देना, स्वायत्तता माने पावर देना, प्रांत को पावर देना, किस अधिनियम की विशेषता थी? वेरी गुड, बहुत सुंदर, आप लोग बहुत अच्छा बना पा रहे हो। और जैसा कि हम देख रहे हैं बिल्कुल सही चल रहा है, प्रांत की स्वायत्तता की बात होगी, 1935 का अधिनियम होगा। बहुत अच्छा। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं,
देखें कितने सही। एक क्वेश्चन आरआरबी, डीसी और बीपीएससी में दोनों में आ चुका है। बताइए जल्दी से, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858, अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ये सचिव पद 1858 से बना था। अब डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर खत्म होके भारत सचिव का पद बनता था। एक याद आ गया होगा भी है, बहुत खुशी की बात है। कई बच्चे भी बनाए हैं, बहुत सुंदर। ये देखो यूपी पीसी 94 का क्वेश्चन है, एकदम चटनी वाला क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? एकदम चटनिया क्वेश्चन, बीच में हल्का भारी मिला करके एकदम मिल रहा है मिक्सअप। वेरी गुड, 100% सही सबका है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बिल्कुल सही जवाब है, बहुत सुंदर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चले, जरा ध्यान दें। अब जरा ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये आप उम्मीद है कि सही कर सकते हो, जल्दी से आप आंसर दीजिए। है पावर, एक अधिनियम से मिला था। बी बिल्कुल सही जवाब। का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली